नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकता है, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता बनाओ। साथ ही पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमान राजनीति के शिकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा डालकर कुछ लोग उन पर अत्याचार करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 तलाक की वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे लोग हैं। तो भोपाल दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने 3 तलाक का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग 3 तलाक को अपना राजनीति वोट बैंक बनाकर इस पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने तमाम बातें भी कही। इसी के साथ भोपाल में आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया उन्होंने। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से यूसीसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहा कि एक ही देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थी, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। मध्य प्रदेश को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है और मध्य प्रदेश का दौरा इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश के शहंशाह राज्य है, उसमें जहां से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पिछले काफी सालों से वहां पर लगभग 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी वहां रूल कर रही है और मध्य प्रदेश से कुल 29 लोकसभा सीटें आती है। बड़े मंच से अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इसका जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते, अलग अलग लोगों के लिए जो नियम नहीं हो सकते, तो इसी प्रकार से एक देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कोट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता की बात करता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात करता है। अगर बात करें तो यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल नहीं है। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यभार गृह मंत्रालय का संभाला है, उन्होंने साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी। कोविड के पहले के अगर सिनेरियो को देखा जाए तो सीएए एनआरसी के साथ साथ यूसीसी की भी कल्पना की जा रही थी, लेकिन बाद में कोविड के महामारी के दौरान जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। अभी विधि आयोग ने देश भर के तमाम नागरिकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनके विचार लिखित मांगे हैं और 15 जुलाई तक जो है सभी नागरिकों को अपने विचार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देने हैं। इससे पहले ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है
वो हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी पर। नरेंद्र मोदी ने बाकायदा जिक्र करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को भगाया जा रहा है और उनको उकसाया जा रहा है। बात विवेक जिस देखिए, प्रकार यूसीसी का जिक्र करते हुए इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक का भी जिक्र किया और कहा कि 3 तलाक मुसलमान बेटियों पर थोप कर उन पर अत्याचार किया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी थी, मुख्यमंत्री की शपथ योगी आदित्यनाथ ने थी, उसके बाद 3 तलाक के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जमकर भुनाया था और इस कानून को खत्म कर दिया था। इसके बाद तमाम ऐसी मुस्लिम बहनें थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट भी किया था इस मुद्दे पे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी जो है वो टैकल कर रही थी, सभी लोग इसके विरोध में खड़े थे, यहाँ तक कि एआईएमआईएम के चीफ भी इसके विरोध में खड़े थे। सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे और इस बात की कल्पना कर रहे थे कि इस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पे आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से 3 तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति कायम रखी और 19 के चुनाव में उसको काफी अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिली थी। मुस्लिम महिलाओं ने काफी अच्छी संख्या में बढ़ चढ़ कर वोट किया था और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दल जो है इसमें रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। मैं अगर बात करूं तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, लगातार वो सिविल यूनिवर्सल सिविल कोड पे लगातार वो विरोध कर रहे हैं सरकार का और एक बड़ा बयान जारी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम के 3 तलाक और यूएसी वाले बयान पर ओवैसी कहते हैं कि लगता है कि ओबामा को प्रधानमंत्री सही से नसीहत नहीं दे पाए। और दूसरी बात ये कहते हैं कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF को खत्म करेंगे, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ का नुकसान भी होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। पसमंदा मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो आंसू है वो बिल्कुल भी घड़ियाली है। दूसरी तरफ आपके प्यादे मस्जिद पर हमला कर रहे हैं और एक तरफ मुसलमानों की रक्षा संरक्षा और पसमंदा मुसलमान का जो है वो बखान कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको सताया गया है। तमाम ऐसी बातें असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कही और कड़ी आलोचना भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़े तंज भी कसते। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चल रहा है, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को यह चिंता है कि इस देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी में पिछड़ा हुआ है, तमाम क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। तो ये दोहरी बात प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इससे बात कही। तो तमाम ऐसे राजनीतिक बयानबाजी अब इसके बाद शुरू हो गई है और यूसीसी के मुद्दे पर जो है सभी पार्टियां जो है वो तंज कसने पे आतुर हो गई है। सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पे लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन पीएम ने साफ संदेश दे दिया है कि हमने 3 तलाक को खत्म किया तो हम यूसीसी पे भी कानून लाएंगे और एक देश में एक ही कानून होगा, एक ही संविधान होगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। सीएम योगी ने आज एमएसएमई दिवस पर 3,41,536 लाभार्थियों को 20,000 करोड़ से अधिक ऋण वितरण अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने एमएसएमई उत्पादों की बेहतर की मार्केटिंग और बॉन्डिंग के लिए उत्कृष्ट पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराने को पैकेजिंग संस्थान के साथ MOU किया साइन है। तो एमएसएमई दिवस पर लाखों अभ्यर्थियों को ऋण वितरण करने की शुरुआत की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। तो बता दें कि लाखों लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। एमएसएमई दिवस पर सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, एमएसएमई दिवस पर लाखों लाभार्थियों को सौगात दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। एमएसएमई दिवस पे आज योगी आदित्यनाथ के लोक भवन में
3,000 से अधिक जो है 20 करोड़ जो है आज इकाइयों को आज जो लोन का वितरण किए हैं। वही बताया जा रहा है कि इसमें देखिए अभी तक का साफ तौर पर कहना है कि जो कोरोना काल के बाद जो भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो काफी अच्छे तरीके से था, उसको बढ़ावा देने के लिए काफी जो एमएसएमई जो है काफी सहायता इसमें प्रदान की। और वही आपको बता दें कि जो एमएसएमई है वो 4 लाख से अधिक नौकरी और करोड़ों से रोजगार दे दी है। वही एमएसएमई जो है लघु और छोटे जो उद्योग से इतने भी सूक्ष्म उद्योग के जो व्यापारियों हैं उन्हें आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिला है, एक सौगात मिला है, क्योंकि 20 करोड़ जो अधिक जो है आज उन्होंने लोन का वितरण किया है। वही आपको बता दें नंदनी, आज प्रयागराज में जो है गोबर गैस प्लांट का भी अनावरण हुआ और यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग से बताया गया तमाम इसमें जो है मंत्री भी मौजूद थे। और हमारे एक प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं बड़ा एक सौगात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से बीजेपी सरकार आई है जो अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया है, जो बढ़ावा मिला है, चाहे रोजगार की बात करें चाहे नौकरी की बात करें, जो तमाम योगी आदित्यनाथ जो हमेशा बैठकें करते रहते हैं, इसके लिए नई नई योजनाएं लाते रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो नई नई योजनाएं एक साथ आ रही है हमारे उद्योगों के लिए, लघु उद्योग व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि इसमें एमएसएमई में सिर्फ युवा ही नहीं आधे आबादी जो है बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रही है। और साथ उनका ये भी कहना है कि जो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो चिकन करी वाली जो उद्योग है उसमें कहीं ना कहीं जो माताएं और बहनाएं जो काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा सहायता मिल रहा है। और इन उद्योगों से हमारा जो प्रदेश है या देश है बहुत आगे अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है और तमाम एमएसएमई की तरह से बहुत ज्यादा इस पे जो है हमें सहायता भी मिल रहा है। और इनके बहुत बड़े जो लघु उद्योग है, जो व्यापारी है, उन्हें कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा इसे लाभ मिल रहा है। सुहानी, देखिए वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र करते हुए ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा ही राज्य है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देता है। जी नंदी, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश में जो सरकार उनकी आई तभी से लेकर वो सिर्फ एक व्यापारिक क्षेत्र में नहीं कहा, क्योंकि वो किसान को लेकर भी कई बड़े ऐसे योजनाएं ला चुके हैं कि किसान की बात करें तो जीआई टैग जैसे बनारस में लग रहा आम गैस टैग, उन्होंने कल ही इसका जो वहाँ पे ज्ञान में इसका अनावरण किया, इसका कल रवाना किए। तो कई तमाम जो बनारस के जैसे पान को लेकर, लग रहा आम को लेकर और लखनऊ में भी तमाम है उन्होंने जीआई टैग की वजह से अब विदेशों में भी इसका जो है हो रहा है। और इसके वजह से जो हमारे उद्योग जो व्यापार है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल रहा है, किसानों को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अब विदेश में भी इसका जो है चलन हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो उद्योग को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं, जो किसानों को लेकर काम किए, छोटे तबकों जो शिल्पकार है, जो छोटे छोटे जो उद्योग है, सूक्ष्म जो उद्योगपति, उनकी भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा दिए हमारे उसे लेकर वन वर्ल्ड और वन योग के तहत जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिए हैं। और इस बढ़ावे से जो प्रदेश की जो स्थिति है जो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया है। और सिर्फ किसान से लेकर छोटे व्यापारी से लेकर नौकरियों से लेकर तमाम युवाओं भी अपनी नौकरियों के लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को कहते आते हैं कि इसमें जो जब से बीजेपी सरकार आई है नौकरी से लेकर व्यापार से लेकर बढ़ावा मिला है। और योगी आदित्यनाथ जो है हर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाओं को लाते हैं, अलग अलग जो कार्यक्रम कराते हैं और इससे तमाम बातें भी करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है जो उद्योग है, व्यापार है, उसमें काफी बढ़ावा मिला है। जी नहीं, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में पेंशन की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं यूपी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र और राज्य कर्मियों की बड़ी रैली का लखनऊ में आगाज किया गया। पुरानी पेंशन बहाली की रैली से प्रदेश भर से लाखों कर्मचारी शामिल हुए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज राजधानी लखनऊ में बड़ी प्रदर्शनी की गई है। कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाई है। प्रांतीय हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजनीति जो है शुरू हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब पुरानी पेंशन को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं पर आज लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी की संख्या में लाखों लोग वहां पर शामिल हुए थे इस रैली में, इस प्रदर्शनी में। तो बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर
आज राजधानी लखनऊ में बड़ी प्रदर्शनी की गई, रैली बुलाई गई थी जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आज लखनऊ में प्रदर्शनी की गई थी, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें कि कई कर्मचारी इसमें शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज लखनऊ में प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई थी। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित एनआर ग्राउंड में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर से केंद्र और एवं राज्य सरकार के कर्मचारी आज आंदोलनरत रहे हैं। इनका साफ तौर पे मांग है कि 2004 में जो केंद्र सरकार की तरफ से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया है, उसे फिर से सुचारू ढंग से लागू किया जाए। साथ ही उनका दलील है कि पुरानी पेंशन कहीं ना कहीं जो प्रदेश की और केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारी हैं उनके बुढ़ापे का सहारा है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी बात कही गई आज के आंदोलन में कि प्रदेश के अंदर में सरकार अनाज दे रही है, तमाम कहीं ना कहीं लाभ दे रही है आम जनता को, तो हमें हमारी बुढ़ापे की लाठी यानी कि पेंशन क्यों नहीं दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज के इस महारैली में साफ तौर से देखे तो प्रदेश भर के पुरानी पेंशन बहाली मंच के एक तमाम पदाधिकारी संयुक्त रूप से आज एक हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। और बात की जाए तो इन तमाम कर्मचारी संघ के संगठन के तमाम जो जिम्मेदार थे, उनका कहना है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं देखें तो पोस्टल बैलेट पे भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी, जिसका निश्चित तौर से सरकार इसको लेकर अपना ध्यान केंद्रित नहीं की है। और 2024 में भी अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और आज की रैली की बात से अगर सरकार की आंख नहीं खुली तो हम आने वाले दिनों में दिल्ली का रुख करेंगे। नंदनी जी, क्या लगता है विभांशु, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले या पुरानी पेंशन बहाली एक सियासी मुद्दा बन जाएगा क्या? निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर में समाजवादी पार्टी, स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने देखे मैनिफेस्टो के अंदर में पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कहते हुए नजर आए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। उसके ठीक बाद अगर देखें तो पोस्टल बैलेट में, जैसा कि संगठन के तमाम पदाधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में इसका सीधा असर देखने को मिला था, जिसमें बीजेपी को लगभग अगर बात करें तो प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से लगभग 350 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बेहतर मार्जिन नहीं मिली थी। मगर बात करें तो इसको लेकर अब प्रदेश और साथ ही साथ केंद्र सरकार के जो तमाम कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो हम आगे और प्रदर्शन को दिल्ली तक ले जाएंगे। और केंद्र सरकार अगर इस मामले को नहीं देखती है, राज्य सरकार इस मामले को नहीं देखती है, तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं हम सरकार के खिलाफ बात भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जिस तरीके से आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया, वहीं पर कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो क्या कुछ आज मांग रखी गई, क्या कुछ शर्त रखी गई आज? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से बिजली विभाग के साथ ही साथ रेलवे के शिक्षक एवं जेई संगठनों के तमाम पदाधिकारियों ने आज साफ तौर से एक शक्ति प्रदर्शन किया है। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 2024 चुनाव में अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है, 24 के अंदर में ये देश में सियासत का एक मुद्दा भी बनेगा, जैसे 2022 में बना था। और बात करें तो अब आने वाले दिनों में अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो ये कई सारे कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। आज अगर बात की जाए तो आज एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। और पूर्व में बात करें तो ओपीएस को लेकर तमाम संगठन के पदाधिकारी देश भर में कहीं ना कहीं भ्रमण भी कर चुके हैं और तमाम संगठनों से मिल चुके हैं। आज की रैली के बाद आगे की रूपरेखा संगठनों के द्वारा तय की जाएगी। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार को जो एक संगठनों के द्वारा चुनौती दी जा रही है, कर्मचारियों के संगठनों के द्वारा चुनौती दी जा रही है कि उनके ओपीएस के मामले को लेकर सरकार अपना रुख साफ करे। विभांशु, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर?
जी, निश्चित तौर से आज की इस शक्ति प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों के संगठन के अंदर में जोश और उत्साह बढ़ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पे अपना क्या रुख अपनाती है। अब आपको बात बताएं कि अगर देखें तो इन तमाम कर्मचारी संगठनों ने साफ तौर से एक निर्देश देते हुए, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ओपीएस को लागू नहीं किया गया है तो हम दिल्ली तक की सड़कों पे जाएंगे, वहां पे भी धरना करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज के इस प्रदर्शन के बाद क्या बयान आता है और संगठन के तमाम पदाधिकारियों का जो संयुक्त रूप से आज एक हुंकार रैली हुई है, उसमें आगे की क्या रणनीति तय की जाती है, वो कहीं ना कहीं से महापंचायत के समाप्त होने के बाद साफ होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लखनऊ से आज जिस तरीके से बड़ी प्रदर्शन हुआ है वो कल दिल्ली तक जाएगा। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने अतीक अशरफ और असद की मौत के प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आयशा नूरी ने असद के एनकाउंटर और अतीक अशरफ की हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की है। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद को एसटीएफ ने 13 मार्च को मुठभेड़ में ढेर किया था। हत्याकांड में अहमद भाइयों को 3 शूटरों द्वारा 15 अप्रैल को पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई थी। तो वहीं पर माफिया की बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अतीक और अशरफ के हत्याकांड की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए। तो अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आयशा नूरी ने गुहार लगाई है कि उनके भाइयों की हत्या निष्पक्ष जांच तरीके से की जाए। बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी पुलिस की अभिरक्षा में। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ चुके हैं। सागर, आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अतीक और अशरफ की हत्या की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, आयशा नूरी जो है अतीक अशरफ की बहन है, उसने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि उसके जो भाइयों की हत्या हुई है उसमें सरकार का पूरी तरह से रोल था, सरकार का हाथ था कुल मिला के। और वही दूसरी बात बता दूं, असद के इनकाउंटर में भी एक याचिका डाली गई थी, उसकी सुनवाई 2 जुलाई को होनी है। तो फिलहाल जो आयशा नूरी है उन्होंने याचिका दायर की है सरकार के खिलाफ। ये आरोप लगाए थे कि जो उनके भाइयों को गोली मार के हत्या की गई वो सोची समझी साजिश के तहत की गई थी और उनके भाइयों की हत्या इसी कारण हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो तो सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो और दूसरी बात बता दूं कि अतीक अहमद का जो परिवार है वो पूरी तरह से फिलहाल खत्म तो हो चुका है, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं वो भी फरार है। तो कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी तरह से याचिका डाल रहे, लेकिन हाँ उनकी सुनवाई बिल्कुल नामंजूर हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए असद का एनकाउंटर हो, उसके बाद गुड्डू माफिया है और जो उसकी पत्नी है साइस्ता, वो भी फरार है। तो देखिए बहुत कड़िया से कड़िया जुड़ी है पूरे मामले को लेकर। और वहीं आयशा नूरी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल भी पैदा होता है। जी नंदनी जी, देखिए अब जिस तरीके से आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। बिल्कुल देखिए 24 में कांड हुआ था, उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से जो फरार लोग थे उनके तलाश में एसटीएफ जगह जगह दबिश दे रही थी। और आपको बता दूं कि देखिए इसमें 4 लोग मारे भी जा चुके, एनकाउंटर में ढेर की जाती है एसटीएफ द्वारा। उसका तो एनकाउंटर 2 लोगों का कुछ दिन के बाद हुआ था और उसके बाद 13 मार्च को असद का भी इनकाउंटर हुआ था। तो देखिए एसटीएफ को लगातार सफलता तो मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गुड्डू मुस्लिम का फरार होना और साहिस्ता का फरार होना और अब तक काम मिलना और एसटीएफ की कार्यशैली तो भी सवाल खड़े करता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है नंदिनी की देखिए एसटीएफ लगातार इन पूरे मामले को लेकर गंभीरता से हर जगह अपनी दबिश देगी, छापेमारी कर रही है और ज्यादा वक्त न लगाते हुए एसटीएफ शायद इस बात का भी खुलासा कर सकती है बहुत जल्द की गुड्डू मुस्लिम और साहिस्ता उनके हिरासत में है। जी वहीं पर देखिए अतीक और अशरफ के हत्यारे जो है जेल में बंद है। लगातार एसटीएफ उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत निकल कर नहीं आया कि आखिर किसके इशारे पर उन्होंने इस तरीके की हत्या को अंजाम दिया था।
जो बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, अतीक और अशरफ के जो हत्यारे थे उनके पास बेगाना पिस्टल मिली जो कि 5 से 6 लाख रुपए कीमत के थे। और वो जो लोग मिले, जो 3 लोग पकड़े गए, वो उनकी उम्र तकरीबन 25 साल के अंदर की ही बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा सवाल भी खड़ा होता है। और जो 3 शूटर पकड़े गए हैं उनकी माली हालत बेहद ही कोई खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उतनी स्थिति, आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर नहीं थी। तो किस तरह से किस गैंग ने उन्हें संरक्षण प्राप्त किया या फिर किसके कहने पर उन्हें मारा गया अतीक और अशरफ को, और क्या प्लानिंग की गई, क्योंकि पत्रकार के वेशभूषा में वो लोग आए थे। और इस तरह से प्लानिंग करना एक जमाने में दाऊद इब्राहिम सिंह गैंग का एक बहुत बड़ा मोटिव हुआ करता था, बहुत बेहतर पैसा हुआ करता था। उसके बाद इन तीनों ने अपनाया है। और लखनऊ में भी ऐसी एक मानगी देखने को मिली जब राजू यादव ने, विजय यादव ने एक शूटर को वकील के देश में हाई कोर्ट के अंदर परिसर में घुस के गोली मारी। तो कहीं ना देखिए, समानताएं तो बहुत है, समांतर इन दोनों के बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो अब तक जो 3 शूटर जो पकड़े गए हैं, जो मौका वारदात पे ही इन तीनों को हिरासत में नहीं लिया गया था पुलिस द्वारा, क्योंकि उन्होंने खुद सरेंडर किया था। तो सागर, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, एक्शन लिया जाना या ना लिया जाना ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। याचिका का कितना मजबूत होना ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करेगा या फिर इसके ऊपर सिरे से खारिज करेगा, ये भी वहाँ जो बैठेगी, जो जजों की बेंच बैठेगी, वो फैसला करेगी कि क्या कुछ सुनवाई की जाए। तो सुनवाई की जाए तो किस बिना पे किया जाए, क्योंकि आयशा नूरी ने मौजूदा सरकार, योगी सरकार पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि जो उसके भाइयों की हत्या हुई, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की साजिश हो सकती है। तो कुल मिला के देखिए, ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि इस याचिका को किस तरह से सुना जाए और एक्सेप्ट किया जाए, तो कब की तारीख दी जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर उसकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है और कहा कि इस हत्याकांड में निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।